नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और न्यूज़ 18 इंडिया के सबसे खास शो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साल का पहला चंद्र ग्रहण, मौका होली का और जहन में 100 तरह के सवाल ये कि चंद्र ग्रहण हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में आखिर क्या बदलाव लेकर आने वाला है। चंद्र ग्रहण किसके लिए मंगल होगा और किसके लिए खतरे की घंटी यहां पर बज रही है। आपकी राशि, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, आपका भविष्य, सब कुछ क्या बदलने वाला है वाकई इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से। खासतौर से महिलाओं के लिए इस बार का चंद्र ग्रहण आखिर क्यों इतना खास माना जा रहा है, वो कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, हर सवाल का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए तो चंद्र ग्रहण सबसे ज्यादा सावधानी बरतने वाला वक्त यहाँ पर कहा गया है। इन तमाम जहन में उठने वाली बातों का, सवालों का जवाब आज देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, धर्म के जानकार, ज्योतिर्विद देने जा रहे हैं। बहुत बड़ा पैनल देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। इंट्रोडक्शन आप सभी का सबसे पहले करवा देना चाहती हूं। साथ ही त्रिशला जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप देश की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। अनिल वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आप तमाम भविष्यवाणियों के साथ हमेशा से देखते आए हैं। डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सबकी सबसे ज्यादा पसंदीदा यहाँ पर है। और साथ ही हमारे साथ में राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं, जो अपनी बेबाकी के साथ भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वान्या आर्या जी मौजूद हैं और वो भी आपको बताएंगी कि आखिर चंद्र ग्रहण के इस प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं। साथ ही सुरेश कौशल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी जाने माने ज्योतिषविद हैं। एक खास पैनल है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक आज ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव वाकई शुभ भी हो सकता है या फिर ये सिर्फ अशुभता और नकारात्मकता लेकर आता। लेकिन शुरुआत यहां पर साथ ही त्रिशला जी आपके साथ करना चाहेंगे। सबसे पहले साल का पहला चंद्र ग्रहण, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो चला गया, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, कब से शुरू होने वाला है, कब ये खत्म होगा और कितना ये पूरा वक्त रहने वाला है। 3 मार्च को ये हमें जो है चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और ये 3:26 से आरंभ होगा, जो कि 6:38 तक चलेगा। और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी राशियों पर और हमारी पर्यावरण के ऊपर, हमारी प्रकृति के ऊपर हमें पूर्णतः दिखाई देने वाला है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का ये पूरा वक्त सारथी त्रिशला जी ने यहाँ पर बता दिया है। अनिल वत्स जी, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो तमाम राशियों के बारे में दर्शकों को बताएंगे कि कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण गोल्डन टाइम लेकर आ रहा है। लेकिन चंद्र ग्रहण ये चुनौती है या फिर आपको लगता है संयम बरतने का एक वक्त? संयम तो बरतना ही चाहिए, चाहे वाणी पर हो और चाहे जो आपने अनुभव किया उसे अभिव्यक्ति की बात हो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कर्क राशि वालों के ऊपर विमल कीर्ति योग और हर्ष नामक विपरीत राजयोग उनको बहुत ऐश्वर्य देने वाला है। इसी के साथ साथ कन्या राशि कुल दीपक बनेंगे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि विमल कीर्ति और हर्ष योग वहां भी है, वहां सरल योग है। और मकर राशि और कुंभ राशि के ऊपर भी विपरीत राजयोग के दुर्लभ प्रभाव हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो यह हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालता है। 70% जल हमारे भीतर है। अपनी भावनाओं पर और अपने विचारों पर कंट्रोल करते हुए इस वक्त संयम बरतें, भगवान नाम का कीर्तन करें और जितना हो सके ध्यान, मंत्र जाप और शांति बनाए रखें। यह चंद्रमा मनसो जाता, ये आपका कल्याण करेगा। तो आपने उन गोल्डन राशियों के बारे में यहाँ बता दिया है जिनका फ्यूचर यहाँ पर इसी ग्रहण के साथ हमें काफ़ी चमकता हुआ नजर आता है। राखी जी, आपसे आगे ज़रूर जानेंगे कि किन राशियों को बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि चंद्र ग्रहण की शुरुआत से पहले 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, सूतक के दौरान कौन कौन सी सावधानियाँ ज़रूरी होती है और ये कब से शुरू हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को ग्रहण की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे मन के भाव हैं। ग्रहण डरने का नहीं, उत्सव का एक समय होता है, जिस समय पर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। तो पहले तो डरिए मत। और दूसरी बात, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, अगर मैं यहाँ से लखनऊ जाना चाहूँ तो उसकी तैयारी मैं पहले करती हूँ। उसी तरह से सूतक काल भी पहले हो जाता है, ग्रहण से कुछ घंटे पहले। तो सुबह 6:20 से 3 मार्च को सूतक काल शुरू हो जाएगा। अगर आप सुबह जल्दी उठकर 6:20 से पहले अपने मंदिर में उसके पट खोल के पूजा कर सकते हैं तो करें। सूतक काल में आपने कहा सबीना क्या करना है,
जाएं तो भैया मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, भगवान के विग्रह यानी कि उनकी मूर्तियों को स्पर्श नहीं करते। जैसे लोग 9-9 बजे उठकर भगवान को स्नान कराते हैं तो हम 3 मार्च को नहीं करा सकते। अब ये सुबह 6:20 पर 3 मार्च पर सूतक काल जब शुरू होगा, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। भक्ति भाव आप जो मर्जी करिए, दान करिए, नाम लीजिए, लेकिन भगवान के मंदिर के पट बंद रहेंगे और वो खुलेंगे सूतक के बाद, यानी ग्रहण संपूर्ण होने के बाद। कोशिश तो आप ये कीजिएगा कि 4 तारीख की सुबह सूर्य उदय के बाद खोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन कई लोग उसी दिन रात को ग्रहण संपूर्ण होने के बाद स्नान करके मंदिर में भी भगवान को स्नान करा देते हैं। तो जैसे जैसे आपके क्षेत्र में होता है वैसा कीजिए, लेकिन सूतक काल में नॉर्मली खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन इतना लंबा काल आप बिना भोजन के नहीं रह सकते। तो अपने भोजन में समय से पहले, सूतक काल शुरू होने से पहले जरूर जो है तुलसी पत्र अर्पण कर दीजिएगा और डरिए मत। ये एक उत्सव है और उत्सव की तरह मनाइए, मंत्र जाप कीजिए। आगे आपको बहुत सारी जानकारी हम देंगे। देखिए, ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ होगा वो तो जाना ही है। क्या कुछ और राशियां भी हैं जिनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, या फिर उन राशियों के बारे में भी जानेंगे जो घर से बाहर निकलें तो किस तरह की सावधानियां उन्हें बरतनी ही चाहिए। राजकुमार शास्त्री जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे वो कौन सी ऐसी 2 राशियां आपकी ज्योतिषी गणना कहती हैं कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव में आकर उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, खतरे की घंटी। सर्वप्रथम अस्मिन् ज्योतिष सम्मेलने विराजमानः विद्वांसः विदुष्यश्च भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम्। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन इस ग्रहण को हमें पहले एक गणित के माध्यम से समझना पड़ेगा। और सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि सार्धानि 6 सहस्राणि योजनानि विवस्वतः विष्कंभो मंडलस्येन्दु सहस्रीत्या चतुःशतम्। अर्थात जो सूर्य का बिंब व्यास है वह 6500 योजन का विस्तृत है, और चंद्रमा का जो गोल बिंबाकार व्यास है वह 480 योजन का उसका व्यास है। ग्रहण की स्थिति कब बनती है कि इंद्रशेंदो अर्थात जब 14 अंश से लेकर के जी और 10 अंश के बीच में केतु और चंद्र का स्पष्ट आता है तो संभावना बनती है कि ग्रहण पड़ सकता है। लेकिन जब वह स्पष्ट 10 अंश से भी कम हो जाता है तो पूर्ण ग्रहण की स्थिति बन जाती है। अब आपको यह समझना है कि हम भारत में बैठे हुए हैं, तो जिस समय सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय लंका में सूर्य अक्षांश था। आज की स्थिति में हम देखें, चूंकि समुद्र में कई बार ज्वार भाटाओं के कारण से अब तो वह लंका 6-7 अंश में जा चुका। अब हम बाली द्वीप में जा करके सूर्य जो शून्य अक्षांश है वो बनता है। तो हम भारत में जो रहते हैं यह 83 अक्षांश के करीब लगभग बन जाता है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण जो ग्रहण काल बनता है जी, जिस प्रकार पूर्व विद्वानों ने बतलाया, वह संपूर्ण ग्रहण भारत में नहीं रहेगा। लगभग 27 मिनट का प्रभाव भारत में निवास करते हैं भूमि पर, लगभग 27 मिनट 26-27 मिनट के आसपास वह भारत की भूमि को प्रभावित करेगा। लेकिन वह जो 26-27 मिनट का प्रभाव है वह इतना अधिक होगा चूंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ग्रह स्पष्ट में 27 और 10 से कम अंशों के बीच में आ रहा है। तो बहुत सावधान रहने की, प्रत्येक राशि वाले व्यक्तियों को तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि यह सिंह राशि में ग्रहण का योग बन रहा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का है, जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है या सिंह राशि के जातक हैं, उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो सिंह राशि के जातकों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वान्या आर्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिंह राशि के जातकों के अलावा भी कोई राशि आपको ऐसी नजर आती है जिन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है इस बार के पड़ रहे चंद्र ग्रहण से? सबसे पहले न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सिंह राशि को छोड़कर और भी कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके 6, 8, 12 में ये ग्रहण लग रहा है, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। उनमें आ जाती हैं आपकी, पहली तो सिंह राशि है, दूसरी है मीन,
मकर और कन्या, इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ मैं एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहूँगी, जिन भी जातकों की कुंडली में चंद्रमा जो होते हैं वो नीच के होते हैं, या फिर राहु केतु की कंजंक्शन में होते हैं, या फिर जो लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, तो वहाँ आप ओवर थिंकिंग है, फियर साइकोसिस है, तो इस तरह के लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सावधान रहने की ज़रूरत है। पर ग्रहण का मतलब कभी भी घबराना नहीं होता। ग्रहण का मतलब होता है अपने अंदर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना। मैनिफेस्टेशन के लिए ये सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन इस टाइम पर हाई होती है, लेकिन ऊर्जा जो होती है थोड़ी नेगेटिव होती है, जिस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। क्योंकि ये ग्रहण इंडिया में भी लग रहा है, तो जहां पर मैं आपको यही बोलूंगी कि इस टाइम पर मंत्र जाप कीजिए। बिल्कुल। और वान्या आर्य जी, हम मंत्रों का जाप उपाय का एक अलग से पूरा सेगमेंट आगे रखेंगे, ताकि आप सभी ज्योतिषाचार्यों से ये जाना जा सके कि वो कौन सा एक उपाय है जो चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को फौरन सकारात्मक बना सकता है। सुरेश कौशल जी, जल्द आपसे भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें लेकर आप ये कहना चाहेंगे कि इन्हें सतर्क भी रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए, और अगर घर से बाहर निकलना पड़े चंद्र ग्रहण के दौरान तो फिर इन राशियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, इस ग्रहण की सावधानी की यदि आप बात करेंगे तो इस माह में जो ये 3 मार्च को जो ग्रहण लग रहा है, 3 मार्च से को ग्रहण लग रहा है, 5 दिन के अंदर शनि अस्त हो रहे हैं और 19 तारीख से नवरात्र लग रहे हैं। पूरा महीने के ऊपर ग्रहण का असर आता जाएगा। याद रखें, पिछले साल 29 मार्च को सूर्य ग्रहण आया था बहुत बड़ा, उस दिन भी हम इस शो में बैठे हुए थे, और 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था, 6 और 7 मई को भारत ने अटैक किया था। ग्रहण का असर दूरगामी हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं देश के ऊपर देखिए 1947 से लेकर 2026 तक लगभग 315 ग्रहण देश में आ चुके हैं। देश सर्पयोग में देश का जन्म हुआ है, इसलिए ग्रहणों का असर भारत और पाकिस्तान पे बहुत अधिक होता है। ये ग्रहण जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण होने जाना उसका कारण है। देश की कुंडली में मंगल महादशा चल रही है, उसमें राहु का टुकड़ा शुरू हो चुका है 6 फरवरी 2026 से लेकर 24 मार्च 2027। इस वर्ष में 3 ग्रहण, जो एक ग्रहण पड़ चुका है 17 तारीख को सूर्य ग्रहण था, एक 3 मार्च को आ रहा है चंद्र ग्रहण, 12-13 अगस्त को फिर आ रहा है सूर्य ग्रहण, और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण। ये 4 ग्रहण देश के इतिहास में याद रखे जाएंगे। ये ग्रहण जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपने बात की थी राशियों की, तो जो मुख्य राशियां हैं कोई भी हो, देश की कुंडली का जो मुख्य ग्रह है शुक्र उच्च जा रहा है, इसलिए महिलाओं में पुरुषों में कोई पूर्वा, जैसे शास्त्री जी ने कहा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है और इसके स्वामी शुक्र उच्च हैं। देश की कुंडली में एकादश भाव हैं, तो मालवा यानी पंजाब, मगध यानी बिहार का एरिया, बंगाल और ईस्ट के राज्य सभी में जो हैं होली तीव्र रूप से मनाई जाएगी। इस ग्रहण के ऊपर जो है मंगल की दृष्टि है। मंगल और राहु सूर्य तीनों ही जो ग्रह हैं हिंसक नक्षत्रों में चल रहे हैं, इसलिए महिलाओं को, बच्चों को विशेष रूप से सावधानी रखनी तो देखिए, ये सावधानी यहाँ पर बरतनी बेहद जरूरी है। और आप सभी ज्योतिषाचार्यों से बस ये छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि सवालों की फहरिस्त यहाँ पर लंबी है और जवाब दर्शक इनका सभी जानना चाहते हैं, तो अपनी बात को थोड़ा सीमित रखकर बहुत जल्द रखेंगे, तो हमारे पास जो ढेर सारे सवाल दर्शकों से ही आए हैं उनके जवाब उन सभी को यहाँ पर मिल पाएंगे। त्रिशला जी, गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा खास सतर्क रहने की, सावधान रहने की सलाह दी जाती है, और अभी इस वक्त गर्भवती महिलाएं तो जरूर ये शो देखेंगी ही देखेंगी। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान जो वक्त आपने यहाँ पर सबसे शुरुआत में बताया, कितना ज्यादा सावधान और क्या सावधानियां उन्हें बरतनी ही चाहिए? गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है, इसलिए उन्हें सावधानियां तो बरतनी चाहिए, जैसे कि उन्हें किसी भी तरह की नुकीली चीज़ का उस समय उपयोग नहीं करना है। उन्हें चाकू या किसी भी नुकीली चीज़ से किसी भी वस्तु को काटने का कार्य नहीं करना है। उन्हें बैठकर भगवान का ध्यान करना है, मन में मंत्र जाप करने हैं, और अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो आप सिर्फ बैठकर स्मरण करिए प्रभु को। और आजकल तो इतने अच्छे हमारे पास साधन हो गए हैं, आप यूट्यूब पर या आप किसी भी म्यूज़िक स्टेशन पर जाकर कोई अच्छा सा भजन लगाइए, हनुमान चालीसा लगाइए, सुंदरकांड लगाइए, और बस आप आराम से बैठकर उसे ध्यानपूर्वक अपने साथ जोड़ते हुए सुनिए। अनिल वत्स जी, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के जहन में ये सवाल रहता है कि वो ऐसा क्या करें ताकि उनकी सेहत से ज़्यादा फिक्र एक माँ को हमेशा अपने बच्चे की रहती है, गर्भ में पल रहे या बच्चे पर किसी तरह का कोई ख़तरा ना हो,
क्या करना चाहिए? जैसा कि साथी त्रिशला जी ने भी यहाँ पर बताया, उन्होंने बताया कि भजन, मंत्रों का जाप, ये तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई ऐसे खास 3 उपाय जो आप कहेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं जरूर करें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, पहली बात तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेट में एक बच्चा पल रहा है तो माँ को बहुत फिक्र होती है। तो बहुत आसान सा तरीका है इसके अंदर, रुद्राभिषेक। आप अपने मोबाइल पर रुद्राभिषेक ऑन कर लीजिए, और अगर घर में शिवलिंग है तो आप मात्र मानसिक रूप से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और वैसे भी जब भगवान शिव की आराधना होती है तो चंद्रमा बहुत आनंदित होते हैं। शिव के माथे पे ही तो चंद्रमा होते हैं, और अगर चंद्रमा पे ग्रहण है, अब इसमें 2 बातें बहुत ध्यान रखने की है कि शतभिषा नक्षत्र पे इधर सूर्य भी है, उधर राहु भी है, मंगल और बुध भी है, और उधर चंद्रमा जो केतु है वो पूर्व फाल्गुनी पे है। तो उधर सूर्य है और इधर चंद्रमा जो है, उसके प्रभाव इनको दूर करने के लिए आप एक और बड़ा अच्छा उपाय कर सकते हैं। घर में चावल रखे होंगे और नारियल भी होगा, तो ये 2 चीजें पर्याप्त हैं। और अगर कुशा भी पास है तो सोने में सुहागा है, और अगर तुलसी दल भी पास है तो ये तो सर्वोत्तम हो गया। और मैं तो कहता हूँ गंगा मैया का स्मरण कर लें, हर प्रकार के पाप को हरने वाली है। इसको हाथ में लेके सिर पे छींटा दे दीजिए गंगा मैया का, और ध्यान से शिव की आराधना करिए। कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा शिव का ध्यान करते ही हर प्रकार से आशीर्वाद देने वाला हो जाता है, और चंद्रमा तो माँ है ना। जब माँ का ही आशीर्वाद रहेगा तो फिर भयभीत होने की क्या जरूरत है। राखी जी, क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो माताओं के लिए विशेषकर सावधानी बरतने वाला है? मतलब क्या कुछ ऐसा प्रवेश किसी राशि पर हो रहा है जिसके चलते माताओं को बहुत ज्यादा सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है? देखिए सबीना, वैसे तो माँ की चिंता हमेशा ही करनी चाहिए, और अगर आप गर्भवती हैं तो एक बात ज़रूर कहूँगी, त्रिशला जी ने बहुत अच्छा बताया, अनिल जी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक। ऐसे में अपनी माँ को अपने पास बिठाएं, डर ही नहीं लगेगा। और माँ दूर है तो वीडियो कॉल कर लीजिए, माँ की एक तस्वीर अपने पास रख लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए उपाय बता रही हूँ। देखिए, बात इस चंद्र ग्रहण की नहीं है, 2026 पूरा का पूरा महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। ये जो समय है वो बाल बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। आपको स्कूल से न्यूज़ आएंगी, कॉलेज से न्यूज़ आएंगी, कभी बच्चे सड़कों पर उतर कर विरोध करते हुए दिखाई देंगे, कभी बच्चों को लेकर नए एग्जाम्स के जो है कई फंडे आपको दिखाई देंगे। तो ये समय महिलाओं के लिए अच्छा नहीं। और फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण पड़ जाए, हालांकि भारत में छोटे से समय के लिए, लेकिन ये छोटे से समय के लिए भी चंद्र ग्रहण जो है स्त्रियों के लिए एक बवाल दिखेगा। ग्रहण के तुरंत बाद आपको न्यूज़ सुनाई देगी, किसी बड़े पद पर बैठी हुई किसी महिला की कोई शोक न्यूज़ आ सकती है। महिलाओं को लेकर कई तरह के नए कानून बन सकते हैं, महिलाओं को लेकर कई तरह के नए खुलासे हो सकते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण महिलाओं के लिए अच्छा तो है ही नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा आपकी माँ के लिए नहीं है। तो सबसे पहले मैं देखने वाले सभी व्यक्तियों को कहूँगी कि अपनी माँ की सेहत का ध्यान इस वर्ष ज़रूर रखें, क्योंकि ये साल जो है वो सूर्य का साल है। तो जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी तबीयत आपको बहुत खराब दिखेगी, चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, मम्मी पापा हो, तो उनकी सेहत का ध्यान रखना है। और एक बात, इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा मंत्र है गायत्री मंत्र, जो बचपन से हर हिंदुस्तानी माँ अपने बच्चे को सिखा देती है। तो गायत्री मंत्र का जाप करें। और एक बात याद रखें, ग्रहण के समय कुछ भी करें पर किसी की निंदा और बुराई करने से बचें। अपने इस खूबसूरत समय को मैनिफेस्ट करने में लगाएं। जैसे कि आपको वानी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि ऐसी पावर्स होती हैं। लेकिन ये होली के 8 दिन भी हैं जो जले कटे दिन हैं, वो भी दिन इसमें जुड़ गए हैं। तो पहले जले कटे दिन चल रहे हैं, फिर ग्रहण हो गया, और उसके बाद होली दहन कब करें ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जैसे अनिल जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दो और गंगा जल पी लो। फिर जहां गंगा मैया है वहां सब कुछ पवित्र ही है। क्योंकि आपने होलिका दहन का जिक्र किया, तो अब तो हर कोई जान गया है कि चंद्र ग्रहण, होलिका दहन कैसे एक दूसरे के आमने सामने है। चंद्र ग्रहण के खत्म होते ही होलिका दहन का सही वक्त राजकुमार शास्त्री जी ये जरूर बता देते हैं, वरना दर्शक कहेंगे कि बात सिर्फ ग्रहण की हो गई और होलिका दहन जिसका इंतजार, जिसकी अग्नि का इंतजार किया जाता है, उसका वक्त यहाँ पर नहीं पता चला। सबीना जी, देखिए, हमेशा होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में किया जाता है, जिस समय सूर्य और चंद्रमा में 180 अंश का अंतर होता है। और इंद्राल पे संभवोगे या दशाल पे निश्चयो मता, जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य, चंद्रमा और केतु के स्पष्ट अंशों में जब वह 10 से कम होता है तभी चंद्र ग्रहण का योग होता है। ऐसी स्थिति में चूँकि 3 तारीख को भद्रा काल भी रहेगा, 2 तारीख की रात्रि को ये आरंभ हो जाएगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि होलिका दहन
2 तारीख को सायंकाल प्रदोष काल में करना चाहिए, जिसमें भद्रा काल भी नहीं है और पूर्णतः पूर्णमासी तिथि का भी आरंभ हो रहा है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि लंका नगर्याम उदयाश्च भानो तस्सैव वारे प्रथमम बभूव। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो सर्वप्रथम सूर्य उदय लंका नगरी में हुआ और वह रविवार का दिन था। और ऐसी स्थिति में अब चंद्र ग्रहण के साथ में यदि हम सृष्ट आदि को जोड़ते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति है उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में, जलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही मेष राशि के जो जातक हैं या वृष राशि के जातक हैं, कर्क, सिंह और मकर राशि के जातक, मैं समझता हूं क्योंकि एकपाद दृष्टि 10वें तृतीय, द्विपाद दृष्टि 9 पंचमे चा, त्रिपाद दृष्टि चतुरष्ट के चा, ग्रहों की गोचर का जो प्रभाव होता है उसके अतिरिक्त ग्रहों की पाद दृष्टियां भी होती हैं। तो जिन जिन राशियों का मैंने नाम उल्लेख किया है जहां पर ग्रहों की दृष्टि संबंध बनता है, उनको भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो ये सावधानियां देखिए बरतनी है, ताकि जो ज्योतिषाचार्यों का खास पैनल यहाँ पर बैठा है वो इसलिए ताकि चंद्र ग्रहण का किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव आप में से किसी भी राशि के जातकों पर ना पड़े। वान्या जी देखिए, सारी दुनिया तो नहीं थम सकती है, जिनसे मुमकिन होगा वो घर के अंदर रहेंगे, मंत्रों का जाप भी करेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सी जिंदगियां होंगी जिन्हें अपने कामकाज के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए या फिर किसी भी वजह से घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम आपसे वो अचूक उपाय जानना चाहते हैं कि अगर चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलें तो ये उपाय करके निकलें। आप बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग क्लास हैं, जिनको जो है घर से बाहर निकलना ही निकलना है। तो उन लोगों से मैं बोलूँगी, पहले जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो आप अपनी माता का आशीर्वाद लेके जो है आप घर से बाहर निकलें। मानसिक जाप जो है वो आप कर सकते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स की अगर आपको रेज भी आती हैं तो ल्यूनर एक्लिप्स को देखना जो है वो सेफ़ है, उसके लिए कोई फिल्टर्स की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो है इसे एक अपॉर्चुनिटी भी जो है वो मानते हैं। इसके अलावा जो है आप शिव गायत्री मंत्र कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं। ओम चंद्राय नमः का जो है वो जाप भी आप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप आप करिए, भगवान शिव का ध्यान करते रहिए, अपनी माता से जो है आप ब्लेसिंग्स लेते रहिए और मन ही मन जो है आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इवन आप अपने ऑफिस डेस्क पर भी अगर आप बैठे हैं तो मन ही मन अगर आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं, चंद्रदेव का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन भी कर सकते हैं, आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस। मैं अपने इमोशंस के पूरे कंट्रोल में हूं। और अगर आप घर पर हैं तो आप मां के सानिध्य में बैठिए। अभी वायराखी जी भी जैसे बता रही थी कि फेमिनिन एनर्जी, चंद्रमा फेमिनिन एनर्जी को, और जिस नक्षत्र में ये लग रहा है क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है, तो आप देखेंगे कि फेमिनिन एनर्जीज के आप जितना सानिध्य में रहेंगे। और फीमेल्स को थोड़ी सी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, स्पेशली ईस्ट पार्ट और साउथ ईस्ट जो है पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न चेंज में एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी, हाई टाइड्स, लो टाइड्स या फ्लड्स, और या फिर फीमेल से रिलेटेड आपको कोई ना कोई न्यूज जो है वो आपको जरूर कुछ ऐसी चीजें जो अचानक से कुछ फीमेल्स के ऐसे केसेस भी जो हैं वो हाईलाइट हो सकते हैं, स्पेशली जिनकी चंद्रमा और शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है। सुरेश जी, आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल आता है, क्या चंद्र ग्रहण का जो वक्त रहता है या सूतक का जो पूरा वक्त रहता है उसमें खाना बनाना, खाना खाना, सोना, इसके अलावा कहा जाता है कि किसी भी तरह से प्रेम संबंध या फिर कोई भी एक ऐसा शुभ काम जिसके लिए मनाही है, क्या वो वाकई नहीं करना चाहिए, या फिर अगर किया जाता है तो कुछ उपाय है जिसके जरिए टाला जा सकता है नकारात्मक प्रभाव को? आपने सबसे ज्यादा 3 बार सवाल किया गर्भवती महिलाओं का। हाँ जी। देखिए, ग्रहण का जिस दिन 3 मार्च को जो ग्रह स्थिति है, सिंह राशि में चंद्र और केतु हैं, सूर्य, राहु, मंगल और बुध ये दशम कुंभ राशि में है। इस दिन जो है मौसम में आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर कम रहेगा, ह्यूमिडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा लो रहेगी। गर्भवती महिलाओं को जल का अपना बॉडी में लेवल बना के रखना पड़ेगा सभी को।
गर्भवती महिलाओं को पहली सावधानी है। दूसरे, क्योंकि वायु में आर्द्रता कम है, उस दिन गर्मी ज़्यादा, हवा तेज होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये नक्षत्र जो है वायुमंडल का नक्षत्र है। ज्योतिष की दृष्टि से पूर्वा फाल्गुनी, अग्निकोण में ग्रहण लग रहा है, पूर्व दिशा में ग्रहण लग रहा है, इसलिए गर्मी होगी। अग्निकोण ग्रहण, पूर्व दिशा का ग्रहण, ग्रहण का मोक्ष भी पूर्व में और ग्रहण का उदय भी पूर्व में, इसलिए गर्मी होगी। गर्मी से ही मॉइस्चर थोड़ा सा नीचे गिर रहा है। गर्भवती महिलाओं को एक गिलास में थोड़ा सा तुलसी डाल ली और जल डाल लिया, उसको सिप करते रहे। दूसरी चीज़, अनुलोम विलोम और कपाल भाती जैसे योग इस दिन ना करें। अच्छा। गहन आप अपने नींद लें, अच्छे गहन ध्यान में रहें। आप भगवती गौरी को अपनी माँ माने, भगवान शंकर को अपने पिता माने, और जैसे कुछ मंत्र हैं, यदि आप महिला हैं एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, तो आपके पति जो हैं वो मंत्र जाप कर सकते हैं। कौन सा मंत्र है? जैसे मृत्युंजय है, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ ओम जू सहा, जू एक महामृत्युंजय का बीज है, पूरा मंत्र मत बोलिए, ओम जू सहा। पति यदि बोल सकते हैं तो ओम जू सा भूर्वा स्वाहा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुपे बंदनान मृत्यु मुक्ष्य मामृतात् भूर्वा स्वर जू सा होम। जी, ये पूरा महामृत्युंजय करें, ये पति कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि मंत्रों की एक अलग ही देखिए, कुछ ताकत होती है। राशियां हैं, जैसे इसमें तुला और कन्या, इसमें पंचमेश जो है वो है सूर्य शनि। 8 तारीख के बाद में सूर्य शनि की युति होने जा रही हैं। ये महिलाएं बिल्कुल पूरे माह तनाव रहित रहें। वो योग जिनमें आपको बॉडी को झटका नहीं देना होता, जैसे ये अनुलोम विलोम कपाल भाती इत्यादि, लंबी सांस लेके इन योग को करते रहें। और जैसे गायत्री मंत्र बोला, तो एक गायत्री के बहुत सारे रूप हैं। एक जैसे दुर्गा गायत्री, क्योंकि ग्रहण में मंगल सम्मिलित है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए कोई भी लड़की हो, महिला हो, बच्ची हो, होली के दिन जो है, इस दिन केमिकल्स के रंग यूज हो सकते हैं, परफ्यूम्स में तेजी हो सकती है, इनसे बचें। बिल्कुल, और इस पर भी हम आएंगे, क्योंकि सावधानियां, उपाय और मंत्रों का अब जिक्र होना यहाँ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव सिर्फ सावधानियों से ही नहीं बल्कि मंत्रों के जाप से और उस उपाय से भी यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव को टाला जा सकता है। लेकिन उससे पहले अनिल वत्सी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वान्या जी ने कहा कि अगर कुछ किरणें आपकी आंखों पर पड़ती भी हैं, जो लोग बाहर निकलते हैं, उसमें किसी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं होगी अगर देख भी लेते हैं। जल्द जानना चाहूँगी, छोटा सा रिएक्शन, क्या ऐसा है? मतलब वहम ना रखे मन में कि हमारे ऊपर ये किरणें हो गई तो हमें उसके बाद कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा के साथ केतु का प्रभाव है, और दूसरी तरफ सूर्य, मंगल, राहु, बुध, ये सब आपस में समसप्तक सामने हैं। तो चंद्र ग्रहण के वक्त अगर देखना है तो मैं तो ये कहूँगा, कौतूहलवश देखना है तो फिल्टर का यूज जरूर करें, क्योंकि सवाल स्किन ही नहीं है, आपका मन भी है। आपके शरीर जो है उसके अंदर 7 बॉडीज हैं। आपका इमोशनल बॉडी है, आपका आत्म शरीर है, आपका बहुत सारी बॉडी हैं। तो चंद्रमा का प्रभाव रक्त पे पड़ता है। 70% जल है आपके भीतर, जो समुद्र में ज्वार भाटा ला सकता है वो आपके शरीर पर भी लाएगा। और इस वक्त तो 6 ग्रहों का आमने सामने प्रभाव है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, और ऐसे में अपना डिफेंस कैसे करना है, संयम रखना है। कल कोई कुछ कह भी देता है तो प्रत्युत्तर ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और सबसे बड़ी बात, हृदय में क्रोध, एंग्जाइटी, ईर्ष्या, द्वेष, इससे बहुत बचें। और इसका रामबाण उपाय जो सभी ने बताया है कि अब प्रभावित होने की कला सीख ले। कोई कुछ कहता है, अवॉइड करें, आज के दिन ना उत्तर दें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो आपसे जाने अनजाने होंगी उससे आप बच जाएंगे। जी, सारथी त्रिशला जी, ऐसा कौन सा अचूक उपाय आप हमारे करोड़ों दर्शकों को बताना चाहेंगी, जो आप कहेंगी कि घर में जो लोग भी, अभी हम घर में रह रहे लोगों की बात करेंगे, जो चंद्र ग्रहण का ये पूरा वक्त है उसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है? कुछ ऐसे उपाय जो आप चाहेंगे कि घर में रहने वाली हर स्त्री, हर महिला, हर बुजुर्ग को करना ही चाहिए। देखिए, जैसे कि बार बार सारे विद्वान यही बोल रहे हैं कि आपको चंद्रमा आपका जो है वो आपको कंट्रोल में रखना है, बैलेंस रखना है, आपको अपने आप को स्थिर रखना है। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जिसको अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिसको अपना आराध्य मानता है ना, वो उन्हीं के सामने शांत होता है, उन्हीं का स्मरण कर कर उसको मन में सुकून मिलता है, उसी के बारे में सोचकर उसके मन के अंदर खुशी महसूस होती है।
तो आपके जो भी आराध्य हैं, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, शिव जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, आप उन्हें स्मरण करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। कोई एक ऐसा मंत्र जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि कई बार ये असमंजस की स्थिति रहती है कि आखिर किस तरह के मंत्रों का जाप होना चाहिए, कोई एक ऐसा मंत्र जो आप मन बताना को चाहें? शांति देने वाला एक बहुत ही सिद्ध और बहुत सरल मंत्र होता है, नमः शिवाय। जी, बस आप कुछ ना करें, आप बैठकर आंखें बंद करके सिर्फ नमः शिवाय का जाप कर लें। और एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, हर किसी के पास घर के अंदर रुद्राक्ष होते हैं। आप अपने 1, 2 या 5 रुद्राक्ष जल के अंदर रखें और आप मन के अंदर ये सोचें कि आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और आप उनके मंत्रों का जाप करते हुए अपने आप को भगवान शिव के साथ जोड़ें। और जब ग्रहण काल खत्म हो जाए तो उस जल को आप ले जाकर किसी वृक्ष के नीचे डाल दें। राखी जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे। हालांकि ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि कहा जाता है कि मंत्रों में बड़ी ताकत होती है और कई बार हमारी ज़िंदगी के ऐसे प्रभाव होते हैं जो कि अशुभ कहे जा सकते हैं, अमंगल कहे जा सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप उसे शुभता की तरफ अग्रसर करता है। ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई उपाय जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? सबीना, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ की परमिशन लेना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताऊँ कि चंद्र ग्रहण हमें एक चीज़ सिखाता है। हाँ जी। अगर आपके दर्शक वो चीज़ सीख गए तो उनको जीवन में बड़े सुख मिलेंगे। वो क्या सिखाता है? कभी कभी हमारा बहुत करीबी कोई दोस्त होता है, हमारा प्रेमी होता है, हमारा पति होता है, या हमारी माँ से ही कई बार हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और हम उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, हमारे को ब्रेकअप के उस पर जाना पड़ता है। कितनी विचित्र बात है ना, चंद्रमा हमें ये दिखाता है, अभी आप कह रही हैं बाहर मत निकलिए, खुली आंखों से मत देखिए, इसी चंद्रमा से हम डर रहे हैं और चंद कुछ महीने बाद इसी चंद्रमा का बेसब्री से औरतें इंतजार करेंगी कि हम देखें और अपना व्रत खोलें। तो हर वक्त ना जिंदगी में एक जैसा मोड़ नहीं रह सकता, कभी हम चंद्रमा को देखना चाह रहे हैं और कभी हम चंद्रमा से डर रहे हैं। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है, इसलिए मन में बहुत ज़्यादा खटास मत रखिए, कभी भी कोई रिश्ते खराब है वो सही हो जाएंगे। हम सब इस पैनल पे बैठ के एक बात कर रहे हैं, पर एक बात जो ग्रहण के टाइम पे ज़रूर 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 करनी चाहिए, ग्रहण शुरू होने से पहले, ग्रहण जब चल रहा हो तब, और ग्रहण के बाद, वो है दान। अगर आप दान करते हैं तो किसी भी राशि के आप क्यों ना हो, आपको इस चंद्र ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और चंद्र ग्रहण का दान क्या होता है? सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, हम कहते हैं ना इस व्यक्ति के जीवन में ग्रहण लग गया, तो देखिए ग्रहण का दान सबसे पहले होता है छाया पात्र। छाया पात्र क्या होता है? एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, थोड़े से काले तिल डालिए, अपना चेहरा देखिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर उसे ग्रहण के टाइम पर पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए। दूसरा, या तो आप चावल दान कीजिए, या दूध दान कीजिए, या घी दान कीजिए, या दही दान कीजिए, या सफ़ेद रसगुल्ले, सफ़ेद मिठाई, या फिर पनीर का दान कीजिए। और मैं बता दूं, ग्रहण का दान ब्राह्मण नहीं लेगा, ब्राह्मण को मत दीजिए, किसी सफाई कर्मचारी को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। और ग्रहण का दान भी सब अलग अलग कीजिए, ये नहीं कि एक ही पैकेट में सब हाथ लगा रहे हैं। ग्रहण जब भी दान करें, या तो उसके अंदर आप 2 रुपये रखें, या 20 रुपये रखें, या 200 रुपये रखें, ऐसे ही दान कीजिए, पर दान जरूर कीजिए। 1000 दान के बराबर फल मिलता है, और ये कभी क्षय भी नहीं होता। ये दान जो ग्रहण के टाइम पे किया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इस पवित्र मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। राजकुमार शास्त्री जी, राखी जी जिस दान का जिक्र कर रही है, दान पुण्य का महत्व तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में और आप सभी धर्म के जानकारों के जरिए सामने आता रहा है, लेकिन यहाँ भी एक थोड़ी सी असमंजस की स्थिति लोगों में बनी रहती है कि वो समझ नहीं पाते, क्या चंद्र ग्रहण जब चल रहा है उस दौरान दान होना चाहिए, या खत्म होने के फौरन बाद होना चाहिए, या फिर उसके अगली सुबह दान का भी कोई मुहूर्त होता है? कुछ ये पूरी जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, चंद्र ग्रहण है और ज्योतिष का एक सूत्र है कि भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञा कविरवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। ये हमारा जो पृथ्वी का पिंड है, इस पिंड के बाद चंद्रमा का व्यास आरंभ होता है, चंद्र पिंड आरंभ होता है। उसके बाद बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर सूर्य है, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, और सबसे अंत में शनि के बाद प्रवरा नाम की वायु के बाद नक्षत्र मंडल आरंभ होता है। और बहन राखी ने बहुत अच्छी बात कही है दान की। अदत्त दानम भवे दरिद्री दरिद्र भावम च करोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयांति पुनः दरिद्र पुनरेव पापी। जो व्यक्ति दान नहीं करता है वो दूसरे जन्म में दरिद्र होता है, दरिद्र के बाद वह पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, नरक के जन्म के बाद वो फिर दरिद्र परिवार में उसका जन्म होता है। इसलिए दान की बहुत महिमा है। एन केन विध कीने दान करे कल्याण। मनुष्य का कलयुग में दान से ही कल्याण होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मरण काल और ग्रहण काल
ये 2 अक्षय दान का लाभ देते हैं। मृत्यु के समय, अंतिम समय में कोई दान कर दिया जाए या ग्रहण के समय में दान कर दिया जाए, वह अक्षय फल को देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर स्थिति है कि ग्रहण काल में सर्वप्रथम ग्रहण आरंभ होने से पहले, जिस प्रकार भारत में जो ग्रहण काल है वो सायंकाल 6:20 में आरंभ होगा और 6:47-48 में जाकर के समाप्त हो जाएगा। उसके उपरांत ग्रहण काल में सर्वप्रथम स्नान करें, स्नान के बाद मंत्रों का जाप करें और जो वस्तु आपको दान में करनी है वो पहले ही संग्रह करके एकत्रित कर लीजिए। उसके उपरांत पुनः स्नान करें, जाप के बाद, ग्रहण मोक्ष काल के बाद पुनः स्नान करें और यज्ञांत स्नान कहते हैं। उसके बाद हवन करें और हवन के बाद फिर दान करें। यदि आप रात्रि में उस वस्तु का दान कर सकते हैं तो उत्तम है, अन्यथा संकल्प करके आप उसको रख लीजिए, दूसरे दिन दान कर दीजिए। तो इस प्रकार से वास्तव में मनुष्य का जो कल्याण है वह दान के अतिरिक्त कलयुग में सर्वोत्तम उपाय तो दान ही है। जी, अनिल वत्स जी, आपसे जल्द जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि दान जब जहन में आता है तो बहुत कुछ दान की एक सामग्रियां सामने आ जाती है, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि कुछ ऐसी सामग्रियां जो आपको लगता है कि ग्रहण के दौरान दान के लिए रख लेनी चाहिए और फिर जो वक्त यहाँ पर राजकुमार शास्त्री जी ने बताया उस दौरान वो दान कर देनी चाहिए। कोई ऐसी 5 सामग्री जो आपको लगता है ये दान में देनी ही चाहिए चंद्र ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए? बड़ा अच्छा सवाल है, शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई। देखिए, दान के अंदर हमारा जो शरीर है, एक तो फिजिकल बॉडी है, एक हमारा मन है, एक हमारी आत्मा है। 3 चीजें तो सभी जानते हैं। तो शरीर के तल पर जो रोग, जो बीमारी, जो भय, जो कष्ट, जो तकलीफें हमें आती हैं, सबसे पहले उसका प्रभाव मन पे होता है। इसलिए मन ही वो जगह है जहां भय, आक्रोश, ईर्ष्या, द्वेष, कष्ट हमें तंग करते हैं। मन भयभीत होता है तो शरीर उसका अनुसरण करता है, और मन अभय में आ जाता है तो शरीर भी सही हो जाता है जी। तो अब मन के तल पर आइए। चंद्रमा मन सो जाता है जैसे कहा गया है, तो मन के तल पर हम पहले तो संकल्प करें कि हे प्रभु, आज चंद्र ग्रहण है और मैं संकल्प करता हूं, मैं मन वचन कर्म से किसी से द्वेष नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, और यदि जाने अनजाने पिछले वर्षों में कुछ हो गया हो तो अब मैं ये चीजें दान करता हूं। अच्छा। तो देखिए, दान करने में क्या, घर में देखिए, रसोई में जाइए, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। आप चावल एक मुट्ठी चावल लेके एक घर में थाली ले लीजिए, उसमें चावल रख लीजिए। अब देखिए दालें कौन सी हैं, तो आप देखेंगे मूंग की दाल होगी, तो मूंग की दाल की भी एक मुट्ठी ली, वो आपने डाल दी। खिचड़ी इसी से ही तो बनती है। ये 2 चीजें आ गई आपके पास। अच्छा, नारियल घर में रखा हुआ तो वो ले लीजिए। अगर नारियल सिर से 3 बार वार के रख दिया जाए तो आप हैरान होंगे, शरीर के तल पर, मन के तल पर और तर्क शरीर के तल पर ये जितनी भी आदि व्याधियां जो हमें शरीर में कष्ट देती हैं, ये विदा होने लगती हैं। नारियल जटा वाला हो तो और भी चमत्कार है। सिर से वारिये रख दीजिए। अच्छा, आपने देखा होगा ना, जब खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 कौर निकाल के अलग रख देते हैं। गाय के लिए अलग रख दीजिए, कौवे के लिए अलग रख दीजिए, कोई भिक्षा मांगने वाला है उसके लिए अलग रख दीजिए, कुत्ते के लिए अलग रख दीजिए। खाने से पहले ये 5 कौर निकाल के जो बाहर रख देंगे तो नजर के दोष दूर हैं, और ये घर में ही चीजें मिल जाएंगी। इन सभी चीजों को, चावल ले लीजिए, जौ ले लीजिए, आटा ले लीजिए, कहीं मत भटकिए, नारियल ले लीजिए। इतना करने पर आप ये देखेंगे कि जब ग्रहण खत्म हो जाए तब आप उसे दान कर दीजिए। तो सरल उपाय आप यहाँ पर बता रहे हैं ताकि किसी भी जातक को, किसी भी राशि के जातक को कहीं जाने की जरूरत चंद्र ग्रहण के दौरान ना पड़े। वान्या जी, आपसे जी सर, पहले हाँ जी। मेरे बड़े भाई हैं और छोटे भाई हैं, ये दोनों। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ग्रहण की जो सामग्री है उसमें उर्द, गेहूँ, चावल और तिल, हाँ जी। क्योंकि ये ग्रहण जो है काल पुरुष के पंचभाव में लग रहा है, तो आपकी संतान से जुड़ा है, आपके मन से, आपकी आत्मा से जुड़ा है। और जब आप ग्रहण के समय संकल्प लेके, जैसे कि भाई ये फागुन पूर्णिमा है, ये दिन है, संवत 2082 है, मेरा ये गोत्र है, मैं अपने माता पिता या अपने जो पितर हैं उनके लिए दान कर रहा हूँ। अब दान की विधि, ये तो संकल्प ले लिया आपने। एक विधि होती है सिंपल, आपने दान लिया सारा, भगवान का ध्यान किया, अगले दिन दे दिया। परंतु यदि आप दान की सामग्री को अपने सर के ऊपर से चारों तरफ से घुमा रहे हैं, तो आपके औरा के उस दिन ग्रहण, क्योंकि सूर्य चंद्र और राहु एक ही, सूर्य चंद्र पृथ्वी जब एक ही
इसमें सीधी लाइन में होते हो तो ये चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है 59 मिनट के लिए, बहुत तेज चंद्र ग्रहण है, लोगों की भावनाओं पे तीव्र असर है। तो हम ये जो दान कर रहे हैं इसको अपने ऊपर से ना घुमा के मंदिर या ना दे, नहीं तो जिस गरीब को आप देंगे उसको हानि हो जाएगी। क्योंकि कई बार इंसान अपने ऊपर से नहीं, वार कर भी हाँ, उसे दान तो करता उसको है। हानि हो जाएगी। जिसको आप दे रहे हैं कोई प्रबल आत्मा नहीं है, लोग साधारण जीवन जी रहे हैं, कोई नौकर है, ड्राइवर है, गरीब आदमी है। ये इस प्रकार का जो विधि पूर्वक जो संकल्प लेके दान किया जाता है उसको सिर्फ मंदिर या गुरुद्वारे इत्यादि में दे, वहीं पे शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। लाखों भक्त जाते हैं तो मंदिरों में बहुत शक्ति होती है, उस ग्रहण की सामग्री को वही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। साधारण मनुष्य उसको नहीं पचा सकता, इसलिए अपने घर के नौकर को, ड्राइवर को देने की गलती ना करें। यदि आप संकल्प ले लिया है फिर और से आपने घुमा दिया मंत्र को। हाँ, महिलाएं जो हैं, जैसे आपको ग्रहण का दिन चल रहा है, एक मुट्ठी चावल लिए अपने सर के ऊपर से घुमा लिए, एक मुट्ठी गेहूं लिया वो घुमा लिया, और काले उड़द जरूर रखें, काली उड़द, हाँ, और तिल ये लेके आप सर के ऊपर से घुमा के क्लॉकवाइज 3 बार घुमाया, ओम नमः शिवाय बोलते हुए पक्षियों को डाल दे, कौए को डाल दे, जिसकी किस्मत में होगा खा जाएगा। लेकिन कौए में और उनमें कौवा शनि का ही एक जो है कौवे में बहुत अधिक शक्ति होती है, 150 साल तक उसकी आयु होती है, वो इन चीज़ों को पचा लेते हैं। तो आप उसको अपने सर के ऊपर से घुमा के अपने आंगन में डाल दें, छत पे डाल दें, कहीं डाल दें। परंतु किसी की गरीबी का हम सोच के कि दान दे रहे हैं, कर रहे हैं, उससे उनको हानि होने का खतरा होता है। यदि ये दान जिस विधि से आप कर रहे हैं उस विधि के ऊपर जरूर ध्यान रखें, संकल्प लें, सब कुछ करें। हाँ, आप ग्रहण के दौरान आप सामग्री सामने रख लें, 3-3:30 बजे 3:20 से लेकर शाम को, क्योंकि पेनुम्बरा में से निकलेगा 7:53, तो 4 घंटे 5 घंटे पूजा का टाइम है। बैठ के आप मजे से ओम नमः शिवाय मंत्र कर रहे हैं, गायत्री मंत्र कर लें, जो मंत्र आपको पसंद है वो कर ले। क्योंकि जब वो समय मन ईश्वर के नियंत्रण में चला गया तो बेगर्स कांट बी चूजर, जो मंत्र आएगा आप करते जाइए, उसको आप करते जाइए। उसके बाद अगले दिन प्रातः, जैसे शास्त्री जी ने कहा, सूर्योदय के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय उस सामान को मंदिर में दे दें, गुरुद्वारे में दे दें, या आपको लगा कि आपने सिर्फ स्पर्श किया है, थोड़ा सा ये किया, फिर आप किसी को दे सकते हैं। परंतु ये कहा गया कि ब्राह्मण लोग जो हैं, जी मैं एक बात कहना, एक सेकंड, अनिल जी, एक मिनट, बात ये अभी बोलने वाली बात है, अभी बोलने वाली बात है। बहुत अच्छी बात है कही कौशल जी ने, जो सिर से वारते हैं उसे जल में प्रवाहित करते हैं या पीपल के नीचे रखते हैं, और बाकी जितना दान है जब हम उसे अभिमंत्रित करते हैं तो हमें वाकई ही उसे गरीबों में दे देना चाहिए, जरूरतमंदों को दे देना चाहिए। जब आप सिर से वारते हैं वो आपके कष्ट के निवारण के लिए है, और अपने कष्ट के निवारण के लिए जल में प्रवाहित करते हैं, और जब हम निकाल के रखते हैं तब हम गरीबों को दे देते हैं। जी वान्या जी, आप क्या यहाँ पर कहना चाहेंगे? अब बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण जब समाप्ति की ओर होता है तो हमने अमूमन देखा है कि चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, आपने खिड़की दरवाजे खोले और अपने अपने काम के लिए निकल गए। क्या ये सही रहता है? देखिए, जो बाहर है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस वक्त भागदौड़ की जिंदगी में उलझा हुआ है, उसे ना लेकर जो लोग घर पर हैं, वो बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं या अपने रोजमर्रा के काम के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर खरीदारी शुरू हो जाती है, या फिर चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद भी कुछ समय सीमा रहती है, उसमें विशेष नियम होते हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी चंद्र ग्रहण खत्म होता है उसके बाद स्नान दान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जो भी आप दान करते हैं, जैसे नेक्स्ट डे अगर आप स्नान दान करके घर में गंगा जल छिड़क के और जो है मंदिरों के कपाट जो है आप खोल के और फिर से जो है मंदिर को अच्छे से सजा के, हर पूरे मंदिर में गंगा जल से सभी भगवानों को फिर से जो है नहला के तैयार करके आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद चंद्रहोरा में अगर आप दान करते हैं 2 के फिगर्स में, क्योंकि 2 नंबर होता है चंद्रमा का, आप 2 के फिगर्स में भी कुछ दान कर सकते हैं। सफ़ेद दान चीनी हो गया, बतासे हो गए, दही हो गया, दूध का दान हो गया, बर्फ़ी जो सफ़ेद मिठाई होती है, कोई सफ़ेद फूलों का दान जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। पर ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी जो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल है वो अगर आप नेक्स्ट डे से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा है। ग्रहण के पूरे दौरान में जो है आप जाप करते रहिए, लेकिन यूथ को मैं फिर भी यही बोलूँगी कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए। आप इसके फैक्ट चेक भी कर सकते हैं, आप नासा की वेबसाइट पर जाके ल्यूनर इक्लिप्स के इंपैक्ट्स देख सकते हैं। तो आप इस बहुत पॉजिटिव से ग्रहण करिए, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। इस टाइम पर जर्नलिंग कीजिए, जितना लिख सकते हैं इस टाइम पर, जो भी आपके विशेस हैं वो आप जो है चंद्रदेव को अगर आप सरेंडर करते हैं, अपने आप जो है भगवान शिव को सरेंडर करते हैं, आप देखिए कितने गुना स्नान दान और आपके जप और तप का लाभ आपको जीवन में मिलता है।
सारथी त्रिशला जी, आपको लगता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान अमूमन कहा जाता है कि खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि होली अगले दिन है, तो ऐसे में होली की खरीदारी क्या इस दौरान की जा सकती है, या फिर कुछ दिनों पहले ही होली की खरीदारी, होली के रंग, ताकि रंग में किसी तरह का भंग ना पड़े? तो कोई खास समय सीमा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल जी, इससे पहले ही खरीदारी करनी है। हमको एंड मोमेंट के लिए बैठना ही नहीं है कि हमें आज ग्रहण के समय जाकर खरीदारी करनी है। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देती हूँ सबीना जी, जो शायद मिसिंग है, तो उसको मैं पूरा कर दूँ। हम लोग ग्रहण काल में क्या करना है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण काल से पूर्व भी हमको कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे इतना लंबा सूतक है और उसके बाद इतना बड़ा ग्रहण काल है, लगभग 12-12.5 घंटे। हम ऐसा तो है नहीं कि हम जल नहीं लेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, या हम जो है दूध या चाय बच्चों को नहीं देंगे। तो हमें अपने घर में जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, इन सब के अंदर तुलसी पत्र या कुशा डालकर रख देना चाहिए। सबसे मुख्य चीज़ जो होती है, जैसा आपने कहा कि किसी को घर से बाहर जाना है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनका ऑरा बहुत वीक है, वो ऐसे समय में अगर घर के बाहर चले जाएंगे तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आ जाता है। हाँ जी। ऐसे समय में उनको प्रोटेक्शन के लिए आप एक दिन पूर्व हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक काला डोरा लीजिए, काला धागा लीजिए, हनुमान जी को स्पर्श करिए और उनके हाथ पर आप बांध दीजिए। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद जब वो स्नान ध्यान सब आप दान कर लें तो वो धागा खोल दीजिए और उसे ले जाकर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर छोड़ आइए। बहुत छोटी छोटी सावधानियां होती हैं जो हम कर लें, क्योंकि ये एक बहुत मेजर टाइम होता है। इस टाइम पर अगर हम अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने पूरे सिस्टम को अगर हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है आपको ऊर्जा भी मिलने का, ऊर्जा प्राप्त होने का, साधनाएं सिद्ध होने का, पूजाएं सिद्ध होने का, मैनिफेस्टिंग पूरी होने का। तो ये वो समय है जिस समय आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने मन से, अपने भाव से, अपने ईश्वर को, अपने आप को सरेंडर कर देना है। जी, और धर्म और कर्म का यही खूबसूरती के साथ जो संतुलन है, संयम है, तालमेल है, सारथी जी आपने यहाँ पर बताया। लेकिन बहुत सी राशियां ऐसी हैं जो ये जानना चाहती होंगी कि उन्हें आखिर चंद्र ग्रहण के दौरान या फिर उसके बाद जो वक्त यहाँ पर हमारे धर्म के जानकारों ने बताया है, क्या उपाय करना चाहिए। मैं 30-30 सेकंड में आप सभी से वो जानना चाहूंगी। शुरुआत यहां पर अनिल वसी जल्द आपसे करती हूं। मेष राशि और वृषभ राशि को चंद्र ग्रहण के बाद क्या दान करना चाहिए जो उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता और शुभता लेकर आए? देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि चंद्रमा इस वक्त सिंह राशि में है और वो उनके पंचम भाव पे है, तो उनकी संतान के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, सूक्ष्म बुद्धि के ऊपर, और 11th हाउस जो कि इनकम का, आय का भी है, लेकिन छठे से छठा होने के कारण वो भवात भावम भी है, तो रोग के प्रति सावधान रहना है। और ऐसे में क्या करना है, मानसिक रूप से भी हमें सशक्त रहना है और दान बहुत जरूरी करना है। इस दौरान क्या करिएगा, घर के अंदर जैसे मैंने बताया, अगर तिल हो, सफेद तिल हो, काले हो, चावल हो, ये मुट्ठी भर लेके रख लीजिएगा और जब चंद्र ग्रहण पूर्ण हो जाए तब आप उसको जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों का भी। वृषभ राशि वालों के लिए खास चीज ये रहेगी कि ये चतुर्थ और दशम भाव में पड़ेगा। चतुर्थ भाव माँ का भी है और आपके मन का भी है। दशम भाव आपके राज दरबार और आपके कर्तव्यों के प्रति जागृत होने का भी है। अतः ऑफिस जाएं तो बहुत से लड़ाई झगड़ा ना करें। घर पे अपने परिवार में, विशेष रूप से अपने माता के लिए कभी भी दुर्भावना ना रखें। और प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें, किसी के ऊपर भरोसा करके 1-2 रुपए यूं ही खर्च ना कर दें। और ये लीजिए महा उपाय दोनों राशियों के लिए, चंदन का तिलक माथे पे लगाइए और उस वक्त नमः शिवाय का जाप करिए। आज्ञा चक्र आपके कंट्रोल में हो गया। अब आप जाइए, जो आपको काम करना है, भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो आइए मिथुन राशि के जातकों के बारे में भी जान लेते हैं और कर्क राशि के बारे में भी जान लेते हैं। राखी जी, जल्द महा उपाय, चंद्र ग्रहण के बाद आखिर क्या कुछ दान करें, क्या उपाय?
दान तो ज़रूर करें, और दान करने के लिए कुछ ना हो तो सेवा करें। सेवा भी एक बहुत बड़ा दान है। मंदिर में जाइए, झाड़ू पोछा कीजिए, किस्मत पे पड़ी हुई धूल हट जाएगी। घबराइए मत, जो जैसा है आपके किचन में वो दान कीजिए, लेकिन दान करने के भाव ज़रूर रखें। मिथुन राशि वालों, मैं आपको बता दूं, आपका जीवन बड़ा खूबसूरत होने वाला है। ग्रहण के बाद सबसे पहले तो पानी में हल्दी डालकर स्नान करें आप, और ग्रहण के बाद आप चने की दाल, गुड़ और काले तिल ज़रूर दान करें, और चींटियों को खाना दें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। कर्क राशि, आप ही की राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक। सबसे पहले ग्रहण के बाद जाकर नहा धोकर मां के पैरों में गुलाल लगाना, उसके बाद अपनी होली की शुरुआत करना, और ग्रहण के बाद जो चीज आपको दान करनी है वो है मोती। आपको मोती का दान जरूर करना है। शंख अपने घर में जरूर ग्रहण के बाद सभी राशि वालों को बजाना है। अब दो बातें सभी राशि वालों को कहना चाहूंगी। अगर किसी की भी राशि में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं या राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसे में आपको मोती का दान जरूर करना चाहिए ग्रहण के अगले दिन 4 तारीख को ब्राह्मण को, ठीक है। लेकिन 12 की 12 राशि वालों, 4 तारीख की होली है, ग्रहण को भूल जाना, जमकर होली खेलना, किसी को मत छोड़ना, और पड़ोसी के घर में गुब्बारा फोड़ कर आना। जी, और अच्छी होली रहे, शुभ होली रहे, इसके लिए ये उपाय भी जरूर अपनाइएगा जो हमारे धर्म के जानकार बता रहे हैं। शास्त्री जी, आपसे भी जानना चाहेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए महा उपाय, आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है? जी, देखिए, चूंकि सिंह राशि पर ही ग्रहण का जो है साया रहेगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में साया रहेगा, तो जिस राशि पर ग्रहण का प्रभाव रहता है तो क्लेशम, बंधु विरोध, विदेश गमनम, चिंता, रोगम च चिंताधिकम, ऐसे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के रोगों के अटैक होने की संभावना बनती है। विदेश गमनम, विदेश यात्राओं से उसे नुकसान होता है, और मानसिक रूप से वह व्यक्ति बहुत अधिक जो है चिंतातुर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जब कमजोर हो जाता है, चंद्रमा ग्रसित हो जाता है, एक राशि जो तिथि है वह 12 अंश की होती है। सूर्य और चंद्रमा में जब 12 अंश का अंतर होता है तो एक तिथि का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में जो ये सारी स्थितियां हैं वह सिंह राशि वाले जातकों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक उपाय मैं बतलाता हूँ कि पलाश पुष्प शंकाशम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। कपास का जो पौधा है, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, कपास पौधे का वृक्षारोपण करें, उसको जल अर्पण करें, दीप दान करें, सब ठीक हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए वान्या जी आपसे चाहेंगे जल्द बता दीजिएगा, क्योंकि समय सीमित है और हम चाहेंगे कि हर राशि के जातकों को उनका महा उपाय जरूर मालूम चल पाए। कन्या राशि के लिए आपका 12th हाउस जो है वो इम्पैक्ट होगा, तो इस ग्रहण के बाद जो है आप अगर कुछ भी वृक्षारोपण जो है कर सकते हैं, कहीं भी पेड़ लगा सकते हैं, कहीं भी सफ़ेद का दान जो है अगर आप कर देते हैं, या कुछ भी पान की मिठाई का अगर आप दान कर देते हैं, बतासों का दान कर दें, दूध का दान कर दें, चीनी का दान कर दें, किसी भी ज़रूरतमंद को अगर आप वो दे देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। याद रखें, ग्रहण के बाद स्नान दान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो स्नान दान जो है ज़रूर करें। अपने दिन को जो है एक पॉजिटिव तरीके से शुरुआत करें और कुछ बहुत बड़ा और अच्छा अपने जीवन में होली से पहले मैनिफेस्ट करें। सुरेश जी, जल्द तुला राशि के जातक भी जानना चाहेंगे कि उनके लिए क्या महा उपाय है? तुला राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है। राशि की देवी हैं भगवती सरस्वती, भगवान कृष्ण इनके स्वामी हैं। नवम भाव में बुध की स्थिति है, लक्ष्मी इनकी देवी हैं, लक्ष्मी से जुड़े। 7th हाउस में मंगल की राशि है दुर्गा। इस राशि के ऊपर देवी के तीनों ही जो लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का आशीर्वाद है, इसलिए प्रातः ही ओम ऐं सरस्वती नमः, गणेश मंत्र किया पहले ओम वक्रतुंडा हूँ, उसके उपरांत ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का लगातार जाप करें। और प्रातः 6:30 बजे से पहले आप जो है जल में थोड़े से गुलाब जल डाल के, इत्र डाल के उससे स्नान करें, महिलाएं विशेष रूप से। भगवान कृष्ण अथवा भगवान भक्ति सरस्वती, ओम ऐं सरस्वती नमः, या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, अथवा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें। ग्रहण का जब समय आ जाएगा 3:30 बजे के उपरांत, तो फिर आप दुर्गा की तरफ बढ़िए, क्योंकि एकादश भाव में ये ग्रहण लग रहा है तो अच्छा है, परंतु पंचम भाव में सूर्य इत्यादि हैं, शनि अस्त हो रहे हैं 1 हफ्ते के बाद में, इसलिए भगवान शंकर का ध्यान करें। उनके ग्रहण हैं शनि, भगवान शंकर का ध्यान करें। गर्भवती महिलाएं विशेष करके, भगवान हमारी संतान की रक्षा करें, हमारे मन और शरीर को आप ऊर्जावान रखें। तो ओम ऐं ईं क्लीं चामुंडाय विच्चे, अथवा एक गायत्री मंत्र है, दुर्गा गायत्री है, ओम कात्यायनाय विद्महे च धीमहि कन्याकुमारी
तन्नो च विद्महे दुर्गाय कन्या प्रचोदयात्। कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा जी। प्रचोदयात्। तो ये इस मंत्र का महाउपाय जाप करते देखिए हैं। राशियों के लिए इसलिए है क्योंकि और कहा जाता है कि एक उपाय उपाय के छोटा जरिए सा और था जी कि दूध की मिठाई का प्रसाद अगले दिन प्रातः वो जरूर हाँ दें। जी, तो महाउपायों में ये जरूर शामिल करिएगा ताकि नकारात्मक प्रभाव ना होकर सकारात्मक और आपकी जिंदगी में खुशियां आए। 2 राशियों का आपसे जल्द जानना चाहेंगे, वृश्चिक राशि और धनु राशि। सबसे पहले वृश्चिक राशि के लिए महाउपाय। वृश्चिक राशि वालों के लिए महा उपाय ये रहेगा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर इन्हें जो है गुड़ का दान करना है और ग्रहण काल के बाद इन्हें स्नान जो करना है उसमें गंगा जल ज़रूर सम्मिलित करना है। अपने घर में भी आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे। और धनु राशि के लिए सबसे अच्छा जो दान रहेगा वो रहेगा फल का दान, और एक ब्राह्मण को आप जनेऊ ज़रूर दान करेंगे। अच्छा अनिल वत्स जी, मकर राशि के जातकों को क्या कुछ महाउपाय, मकर और महाउपाय? मकर राशि के जातकों के लिए सबसे आसान ये रहेगा कि विशेष रूप से अगर आपके घर में घोड़े की नाल है या नहीं है तो आप पहले से भी मंगा के रख सकते हैं। उस घोड़े की नाल को लेकर के आप यू शेप में अपने घर के बाहर भी अगर आप लगा देते हैं और हनुमान जी के मंदिर में दाहिने कंधे का सिंदूर उसके ऊपर लगाइए, और ऊपर यू शेप में जब लगता है तो व्याधियां ऊपर से ऊपर ही चली जाती हैं। और ऐसे में शनि भगवान का मंत्र आप जरूर बोल दीजिए, साधारण सा मंत्र, ओम शनि देवाय नमः। इतना ही करेंगे कि आपको इसका लाभ होने लगेगा। और इसी के साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप नए जूते मंगवा के लाइए और उसको कोशिश करें कि आपके मंदिर के कोई पंडित जी हो या घर के बाहर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो, चौकीदार हो, कोई हो, उसको दान कर दीजिएगा। छतरी का दान कर दीजिएगा, काली छतरी मंगा के रखिएगा, ये दान कर दीजिएगा। छतरी से छाया दान भी हो जाता है, क्योंकि छतरी जब हम लेते हैं तो वो सूर्य के प्रताप तेज से भी हमारी रक्षा करती है। तो छतरी का दान हो गया, ये यू शेप की नाल हो गई जो कि घोड़े की नाल होती है, इसके लगाने से प्रोटेक्शन मिलेगी। और हनुमान जी के मंदिर में दाहिने कंधे का सिंदूर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये विशेष लाभ आपको इसमें मिलेंगे। और एक बात और कहूंगा, 8 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी निश्चित रूप से मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से उसकी रक्षा करेगा। तो विशेष फल चाहिए तो इन महा उपायों का आप उपयोग जरूर करिएगा ताकि आपकी जिंदगी से नकारात्मकता चंद्र ग्रहण के प्रभाव के जरिए जा सके। राखी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए कौन सा महा उपाय आप इस चंद्र ग्रहण में बताना चाहेंगी? कुंभ राशि पर वैसे ही बहुत वजन चला हुआ है, क्योंकि एक तो शनि की सारसती चल रही है और ऊपर से इतने सारे ग्रह उनके यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, दान ज़रूर कीजिएगा। आप स्नान करें जब आप ग्रहण के बाद, तो आप बेलपत्र पानी में डाल के स्नान करेंगे। अगले दिन सुबह आप जब उठें नहाकर 4 तारीख को, तो ये बिल्कुल ना सोचें कि होली है, खेलना तो है, बाद में नहा लूँगा। जी नहीं, आप नहाइए धोइए और सीधा गंगा जल का एक लोटा लेके महादेव के मंदिर में जाइए, अर्पण कीजिए। आपके लिए सबसे महादान है कि इस दिन आपको महादेव पर 4 मार्च को सरसों के तेल का अभिषेक जरूर करना है। फिर यकीन मानिए, कितने भी ग्रह आपके यहाँ बैठे क्यों ना, और कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। दूसरा बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले होली खेलें, जमकर खेलें, और होली की शुरुआत माँ के चरणों से करें। अगर किसी भी रीज़न से आपकी माँ आपके साथ नहीं है, या दूर है, या है ही नहीं, तो ऐसे में माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में गुलाब और गुलाल दोनों ही अर्पण कर आइए। पॉजिटिव होकर जो है होली शुरू करें। होली हम खेलते नहीं हैं अपनी स्किन को बचाने के लिए, और इस ग्रहण की वजह से आप लोगों को बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप कुंभ राशि की और महिलाएं हैं, तो महिलाओं को लेकर कई ऐसे रोग इस ग्रहण के बाद हमारे सामने आ सकते हैं, जिसमें महिलाओं को अपना बहुत ध्यान रखना होगा। तो इसलिए आप महिलाएं तो होली जमकर खेलें। और अब मीन राशि के जातकों के बारे में पूछ लेते हैं राजकुमार शास्त्री जी, क्योंकि इस राशि को तो सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। तो क्या शुभता आ रही है इनकी जिंदगी में महा उपाय के जरिए जो आप बताएंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, मीन राशि यह राशि मंडल की अंतिम राशि है, और यहाँ पर शनि का गोचर पहले से चल रहा है, और शनि के प्रभाव से यह प्रभावित है। मीन राशि का जो स्वामी बृहस्पति है वह अतिचारी होकर के चल रहा है, लेकिन उसके उपरांत भी चूँकि शनि क्षेत्र जीव क्षेत्रे यदा शनि, और शनि क्षेत्र यदा जीव, जीव क्षेत्र यदा शनि। जब बृहस्पति की राशि पर शनि का गोचर चलता है तो वह अपनी अशुभता को त्याग करके शुभ फल देने लग जाता है। इसलिए शनै शनै चरति, धैर्य रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आपकी उन्नति आरंभ होगी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको उन्नति होगी।
विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे आपको अंक प्राप्त होंगे। बस अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से चर्म रोगों को आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि हर पूर्णमासी तिथि में वर्ष तक, 1 वर्ष पूरा किसी तीर्थ में स्नान करते रहिए, सब ठीक होगा। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वान्या जी, राजकुमार शास्त्री जी आपका भी धन्यवाद, राखी जी आपका भी, अनिल वत्स जी आपका भी और त्रिशला जी आपका भी। आप सभी ने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कैसे नष्ट किया जा सकता है, होलिका दहन में किस तरह से अपने सारे कष्टों को जलाया जा सकता है और होली के रंगों से किस तरह से जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।